हेलो एवरीवन, दिस इज क्लास 9 सीटेट दिसंबर 2024 विज्ञान क्लास 6 दैनिक जीवन में पृथक्करण विधियाँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सूप सुभाए, सार सार को गह रहे, थोथा दई उड़ाए। कबीर का यह है। जिस प्रकार से सूप द्वारा अनाज रख भूसे को उड़ा दिया जाता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति गुणों को धारण कर दोषों को परित्याग करते हैं। कबीर का कहना है, ये कथन है। और उसकी बहन बल्ली अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित है। उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने की योजना बनाई। वे सदैव अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं। क्या आप भी अपने प्रियजनों के संपर्क में रहते हैं? उनका पहला पड़ाव हरियाणा है जाना, जहाँ मल्ली और बल्ली की नानी जी का घर है। उनका घर बड़े बड़े खेतों से घिरा हुआ है। वे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाजों की ढेरियां देखकर खुश हो जाते हैं। उनकी मामी जी और मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों के साथ अपने हाथों से चावल और गेहूं जैसे अनाजों से छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने में व्यस्त हैं। मल्ली और बल्ली यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। उनकी नानी जी उनकी जिज्ञासा देखकर समझती हैं इन कंकड़ों को इसलिए निकाल रहे हैं कि यह अनाज पकाने योग्य हो सके। वे घर के आसपास के क्षेत्र में घूमते हैं और खेतों तथा मवेशियों को देखते हैं। उन्हें व्यस्त रखने के लिए नानी जी उन्हें आंखें बंद करके अनाज से छोटे कंकड़ चुनने की चुनौती देती हैं। किसी ठोस मिश्रण वह पदार्थ जिसमें दो या अधिक पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि गेहूं या चावल, में से हाथ द्वारा छोटे कंकड़ और भूसी अलग करने की प्रक्रिया हस्त चयन कहलाती है। यह कणों के आकार, रंग और आकृति के अंतर के आधार पर किया जाता है। यदि पृथक किए गए जाने वाले कण कम मात्रा में हों और सहजता से उठाए जा सकते हों, तो हाथ से छाँटना एक सुविधाजनक विधि सिद्ध हो सकती है। दोपहर के खाने में मल्ली और बल्ली को गर्मा-गर्म पुलाव परोसा जाता है। पुलाव खाते समय नानी जी देखती हैं कि मल्ली पुलाव में से साबुत काली मिर्च निकालकर प्लेट के किनारे रख रहा है ना? ये दिखा रहा है इसमें। बल्ली मजाक में कहती है, वाह, यही हाथ से चयन करने की विधि है, अच्छी है ना? नानी जी उन्हें काली मिर्च के लाभ बताती हैं और मल्ली को इसे भी खाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। कुछ समय पश्चात उनके मामा जी उन्हें खेतों में ले जाते हैं, जहां वे काटे गए गेहूं की फूलों के गट्ठरों का अवलोकन करते हैं। कुछ फूलों को धूप में सुखाने के लिए फैलाया गया है। दोनों एक एक पूला उठाते हैं और उसमें लगे अनगिनत दाने देखते हैं। कुछ किसान फूलों को एक बड़े लकड़ी के गट्ठे पर पीट रहे हैं। जिज्ञासावश बल्ली मामा जी से पूछती है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? मामा जी समझाते हैं, वे दाने पृथक करने के लिए फूलों को पीट रहे हैं, है ना? इसमें चित्र 9.3 में 2 में दिखाया गया है। फूलों से दाने पृथक करने की यह प्रक्रिया थ्रेशिंग कहलाती है। किसान कड़ी मेहनत करते हुए अपने काम का आनंद लेते हैं। समय समय पर वे अपने काम के साथ लय में लोकगीत भी गाते हैं। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की डेरियों में मिल जाते हैं। बल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से अनाज निकालने के लिए उसे हाथ से छांटेंगे? वह सोचती है, किसानों को इन्हें अलग करने में कितना समय लगेगा। आइए बल्ली द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस क्रियाकलाप पर करें। अपने क्षेत्र के लोकगीत खोजें और अपने मित्रों के साथ गाकर आनंद लें। चने की दाल से मुरमुरों की थोड़ी मात्रा मिल गई। क्या आप हस्त चयन के अलावा किसी अन्य विधि से इस मिश्रण को पृथक करने की विषय में सोच सकते हैं? मुट्ठी भर भुनी हुई मूंगफली के दाने लें और अपनी हथेलियों के बीच रगड़ें। क्या होता है? एक मूंगफली के दानों से छिलके पृथक करना संभव है। क्या अब इसमें फूंक मारें। आप क्या देखते हैं? हटाए गए मूंगफली के छिलके और मूंगफली के दानों में से कौन सा भाग उड़ जाता है? आपने देखा होगा कि फूंक मारने से भारी से भारी से हल्के भाग अलग हो जाते हैं। आपके विचार में किसान इतनी सारी भूसी से अनाज कैसे अलग करते हैं? पारंपरिक रूप से किसी मिश्रण के भारी और हल्के अवयवों को अलग अलग करने के लिए सूप
बांस से निर्मित एक पात्र का उपयोग किया जाता है। अगले दिन उनके नाना जी उन्हें यह प्रक्रिया दिखाने के लिए खेतों में ले जाते हैं। मल्ली और बल्ली देखते हैं कि खेत में एक किसान ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है। किसान उस सूप को, जिसमें थ्रेस किए गए गेहूं के दाने वायु की दिशा में हिला रहा है ना। ये जो 4.9.4 में दिखाया गया, ये देखो, है ना। वायु की दिशा इधर है, सूप भूसा निकल रहा है, अनाज नीचे है। अवयव एक ही स्थान पर गिरते हैं। गेहूं के दाने और भूसी में से कौन सा अवयव उड़कर दूर चला जाता है? क्या पवन दो अवयवों को पृथक कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, उड़ा के ले जाएगी हल्की चीज को, तो भारी चीज रह जाएगी भाई, है ना। जैसे कि ये अनाज निकाल रहा है। मिश्र में से भारी और हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर पृथक करने की यह विधि ओसाई विनोइंग कहलाती है। क्या आपने अपने घर पर इस प्रकार की प्रक्रिया होते हुए देखी है? तकनीकी विकास के परिणाम स्वरूप थ्रेसर नामक थ्रेशिंग मशीनें निर्मित की गई। इस मशीनों का उपयोग फूलों से भूसी और अनाज के दानों को अलग करने के लिए किया जाता है। ये मशीनें थ्रेशिंग और ओसाई दोनों कार्य एक साथ करती हैं। अगले दिन मल्ली और बल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने के लिए अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। बल्ली अपनी मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने का अनुरोध करती है। बल्ली, क्या मैं गेहूं का आटा गूंथने में आपकी सहायता करूं? मामी जी, आटे से कोई भी व्यंजन तैयार करने के लिए पहले हमें आटे में विद्यमान चोकर निकालना होता है। बल्ली, हम इसे कैसे निकालते हैं? मामी जी, हम इसके लिए चालनी का प्रयोग करते हैं। चालन से आटे के बारीक कण चालनी के छिद्रों से निकल जाते हैं, जैसा कि चित्र 9.5 में दिखाया गया। ये देखो, है ना, चावल वो चालन। बड़े कण जैसे चोकर और छोटे कण चालनी में रह जाते हैं। ध्यान से चालनी का अवलोकन करें। क्या चालनी के सभी छिद्र एक ही आकार के हैं? यदि चालनी में छिद्र पदार्थों से बड़े हों तो गुजरने वाले कणों और चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है? जब दो या दो से अधिक आकार भिन्न होते हैं तब चालन की विधि का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत से कंकड़ और पत्थर अलग करने के लिए चालनी का उपयोग होते देखा है? अहमदाबाद पहुंचने पर ये वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं, जहां वे नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा के बारे में जानते हैं। साबरमती आश्रम किस लिए प्रसिद्ध है? दांडी यात्रा एक पोस्टर बनाएं और चर्चा करें कि इस यात्रा का आयोजन क्यों था। साबरमती आश्रम क्योंकि यहाँ तक गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। मल्ली पूछता है, ना नमक कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र जल से। घनश्याम भाई उत्तर देते हैं, समुद्री जल पानी में घुले विभिन्न लवणों एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण है। नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र का जल उथले गड्ढों में रखा जाता है, जहां यह धूप और हवा के संपर्क में आता है। कुछ दिनों में जल पूरी तरह से बाष्पित हो जाता है और ठोस नमक शेष रह जाता है। चित्र 9.6 में देख सकते हैं ना। ये क्यारियां बना के नमक का पानी रोका गया है ना, और धूप की वजह से पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। फिर लवण के इस मिश्रण को शोधित कर साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगाइए जिनमें साधारण नमक पाया जाता है। इसका एक स्रोत राजस्थान में सांभर झील है। राजस्थान में एक झील है सांभर झील, है ना, उसमें नमक की मात्रा ज्यादा है पानी में। एक कटोरी या कोई भी पात्र लें और उसे जल से आधा भरें। उसमें 2 से 3 चम्मच नमक डालें और तब तक हिलाते रहें जब तक वह घुल कर विलयन न बना लें। एक काले या गहरे रंग का मोटा कागज का टुकड़ा लें और उस पर नमक के इस बेलन की कुछ बूंदें डालें, है ना। आप इस नमक के विलयन से कागज पर अपने पसंद की कोई भी कलाकृति बना सकते हैं। इसे सूखने दें और अवलोकन करें, है ना। ये सूखने से पहले का है ना, सूखने के बाद नमक का पानी है ना जो घोला हुआ, और कलाकृति बन गई मछली की तरह, ये हवाई जहाज की तरह। मोटे काले कागज पर फैली हुई नमक के विलयन की बूंदें। क्या आपको कागज पर कुछ धब्बे दिखाई देते हैं? आपको क्या लगता है कि कागज पर क्या बचा है? कागज छूकर आप नमक की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पानी कहाँ लुप्त हो गया? जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा नामक अध्याय का स्मरण करें। आइए उत्तर प्राप्त करने के लिए आगे जांच करें। समग्र स्वास्थ्य और चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों या पौधों के भागों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्राय इन सामग्रियों जैसे विभिन्न औषधि पौधों के जड़ों, पत्तियों, फूलों या बीजों को छाया में सुखाते हैं।
इस प्रक्रिया में अतिरिक्त जल का वाष्पीकरण हो जाता है, जिससे औषधि का महत्वपूर्ण भाग बचा रहता है। क्रियाकलाप: चीनी मिट्टी की डिश, तार की जाली है ना, स्पिरिट लैंप, चीनी मिट्टी की डिश में नमक के विलयन को गर्म करना। यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक चीनी मिट्टी की डिश में कुछ नमक का विलयन लें। यदि चीनी मिट्टी की डिश उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य उपयुक्त पात्र का उपयोग किया जा सकता है। इसे गर्म करें और जल उबलकर उड़ जाने दें। चित्र 9.8 में दर्शाया गया ये ना, है ना, इसमें दिखाया गया। चीनी मिट्टी की डिश को ठंडा होने दें। आप क्या देखते हैं, चीनी मिट्टी की डिश में क्या क्या बचा है? क्या आपको नमक वापस प्राप्त हुआ? आप चीनी मिट्टी की डिश में नमक की उपस्थिति को अपनी उंगलियों से रगड़कर महसूस कर सकते हैं। चीनी मिट्टी की डिश को गर्म करते समय सावधान रहें, क्योंकि टूट सकती है ना। कोई ऐसी विध जिसमें नमक और पानी दोनों प्राप्त कर सकता हूँ। चित्र का अवलोकन करें या प्रश्न का उत्तर दें। अब समय आ गया कि वे दक्षिण भारत के पांडिचेरी में रहने वाले अपने दादाजी और दादी जी से मिलने जाएं। मल्ली और बल्ली अपने पुराने पड़ोसी मित्र बालन से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पांडिचेरी पहुंचने के बाद वे पुराने समय की बातें याद करने लगते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता कि शाम हो गई और दादी जी की चाय का समय हो गया, है ना। दादी जी, मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। बच्चे, हम भी आपकी सहायता करेंगे। चाय बनाते समय दादाजी ने एक कप चाय बनाने के तरीके के बारे में कुछ सुझाव दिए। बालन, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों को कैसे अलग करते हैं? दादाजी, स्पष्ट है, चालनी के द्वारा। आप जानते हैं कि यदि हमारे पास चालनी नहीं है तो भी हम अधिकांश चाय की पत्तियों को अलग कर सकते हैं। बल्ली, वह कैसे? दादाजी, चाय वाले बर्तन पात्र को समय के लिए स्थिर छोड़ दें और फिर चाय को धीरे धीरे कप में उड़ेल दें, है ना। बल्ली, अरे हाँ, और तब चाय की पत्तियां नीचे रह जाएंगी। बल्ली, ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाता है। इस प्रक्रिया को अपसादन, सेंडिमेशन सेडिमेंटेशन कहते हैं। जब बर्तन को तिरछा कर जल द्रव को हटाया जाता है तो यह प्रक्रिया निस्तारण, डिकेटेशन कहलाती है। हमारे आसपास की सामग्री अध्याय में आपने पढ़ा कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता, कुछ समय तक बिना हिलाए रखने पर एक अलग परत बना लेता है। तेल और जल को पृथक करने के लिए आप किस विधि का उपयोग करेंगे? दादाजी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से चाय की कुछ पत्तियां आ सकती हैं, क्योंकि निस्तारण की प्रक्रिया से पूरी तरह चाय की पत्तियां चाय से अलग नहीं होती। बालन, अच्छा, इसका अर्थ है कि आपको इसको अलग करने के लिए यह उपयुक्त विधि नहीं है। दादाजी, बिल्कुल सही, तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा बच्चों, अब चाय तैयार है। मल्ली ताक से चाय की चालनी उठाता है और अपने दादाजी को देता है। दादाजी, आइए अब मैं चाय को इस चालनी से छानता हूँ। तुम देख सकते हैं कि सारी चाय की पत्तियां चालनी में रह जाती हैं। चाय से चाय की पत्तियां पृथक करने की इस विधि को निस्यंदन फिल्टर कहते हैं। बालन मल्ली से पूछता है कि क्या इस मटमैले जल के निस्यंदन के लिए चाय की चालनी का उपयोग कर सकता है? आओ, क्यों ना हम स्वयं करके इसका पता लगाएं। दादाजी, साथ ही मटमैले जल को कपड़े के एक टुकड़े से ही भी छानने का प्रयास कीजिए और अंतर देखिए। मल्ली, हमें कपड़े का टुकड़ा क्यों उपयोग करना चाहिए? दादाजी, कपड़े के टुकड़े की बुनाई में धागों के बीच छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। कपड़ों के इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जा सकता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया। स्वच्छ जल पाने के लिए मुझे कपड़े की कितनी परतों का उपयोग करना होगा? यदि जल एक बार छानने के बाद भी गंदा है तो अशुद्धियां फिल्टर पत्र का उपयोग करके अलग ही की जा सकती हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। आपने क्या अवलोकन किया? क्या मिट्टी के कण फिल्टर पत्र से होकर निकल जाते हैं? कीप से निकलने वाला जल शंक्वाकार फ्लास्क में एकत्रित हो जाएगा। आपको फिल्टर पत्र पर अवशेष के रूप में मिट्टी और शंक्वाकार फ्लास्क में निस्यंदक के रूप में स्वच्छ जल मिलेगा।
फिल्टर पथ के अतिरिक्त कपास, चारकोल, रेत इत्यादि अनेक सामग्रियों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जा सकता है। निस्यंदक का चुनाव पृथक की जाने वाली सामग्रियों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। बल्ली अपनी दादी जी के साथ प्रकृति की सैर पर जाती है और एक तालाब से थोड़ा जल एकत्रित करती है। उसे जल में कुछ अवांछित पदार्थ दिखाई देते हैं। कम लागत की सामग्रियों का उपयोग करके जल के निस्यंदन के लिए कार्यकारी मॉडल की योजना बनाएं और इसका निर्माण करें। टी बैग, जल की चाय की पत्ती की थैली। टी बैग पहले रेशम जैसे मुलायम कपड़ों से बनाई जाती थी क्योंकि वे चाय की पत्ती को रोक लेती थी और जल इनके आर पार निकल जाता था। रेशम मजबूत होने के कारण गर्म जल के संपर्क में आने पर फटता नहीं था। बाद में लोग जाली या मलमल के कपड़े का उपयोग करने लगे। अंततः उन्होंने फिल्टर पत्र का उपयोग करना आरंभ किया, जिससे आजकल अधिकांश टी बैग बनाए जाते हैं। मल्ली और बल्ली अपने दादाजी और उनके मित्र ओटुंकम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। ओटुंकम एक मछुआरे हैं। जैसे ही वे मछली पकड़ने का जाल डालते हैं तो पानी जाल से बाहर बह जाता है। बल्ली को पहले सीखी हुई निस्यंदन की विधि का स्मरण हो आता है और वह समझती है कि मछली पकड़ने की यह विधि बहुत कुछ के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्रियों के पैकेट और एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर स्तब्ध हो जाता है। आइए नदी और महासागरों में प्रदूषण के मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कविता की रचना करें। समुद्र में तैरती थी छोटी मछली कोयलास, नन्ही सी प्यारी सी थी वो सबकी खास। एक दिन प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा बहता हुआ आया, गर्दन कोयलास की फंस गई। दर्द ने उसे तड़पाया। मम्मी मछली रोए और पापा पुकारे कोयलास, पर धीरे धीरे बंद हो गई उसकी आंखें आज। प्रदूषण से भरे महासागर मछलियां दम तोड़ रही हैं। हमारे गलत कार्यों के कारण अब नन्ही कोयलास नहीं रही। जल है जीवन का आधार, प्रदूषण से ना करो इसे बेकार, इसको बचाना है सबकी जिम्मेदारी, यही तो है सबसे बड़ी समझदारी। अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें। आपके घर में कटोरे में रखा हुआ दूध फट गया। आपने अपने अभिभावकों के साथ चर्चा करें कि आप इसे किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप पृथक्करण की किस विधि का प्रयोग करेंगे। मल्ली और बल्ली अपने दादा दादी जी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश के नगर भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है तब उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। वे मौसी के घर की ओर जाते समय एक ढाबे में छाछ पीते हैं। मल्ली ढाबे की दीवार पर लटकी बड़ी सी पेंटिंग के बारे में दुकानदार से पूछता है। दुकानदार बताता है कि चित्र में घरों में एक बड़ी मतनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है, जिसे मथना कहते हैं। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है जबकि छाछ नीचे रह जाती है ना। इसमें दिखाई दे रहा है। ये तो मिल जाएगा अपने गांव में अभी मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंदमय रहा और वे घर लौटने पर अपनी सभी यादें अपने मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचने का समय आ गया। शिलांग में अपनी बुआ के घर पहुंचते ही वे एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं। काम करते समय उसने अचानक कुछ लोहे की कीलें लकड़ी के बुरादे में गिर जाती हैं। क्या आप रसोई घर में पाए जाने वाले एक उपकरण का नाम बता सकते हैं जो बिजली से चलता हो और छाछ तैयार करने के लिए उपयोग में लाया जाता हो। है ना, वो भट्टा फेरने वाला आता है, अपने हाथों होता है। बढ़ई हाथ से लोहे की कीलों को निकालने लगता है। बच्चे बढ़ई से रुकने के लिए कहते हैं। वे अपनी बुआ से चुम्बक लेते हैं। वे बढ़ई से कहते हैं कि इस चुम्बक को लकड़ी के बुरादे पर घुमाइए। सारी कीलें चुम्बक से आकर्षित होकर उस पर चिपक जाती हैं। बढ़ई से पृथक्करण की किस विधि का उपयोग किया। चुम्बकों को जाने अध्याय का स्मरण करें। वे पदार्थ जो चुम्बक के प्रति आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। लोहा चुंबकीय पदार्थ का एक सामान्य उदाहरण है। चुम्बक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को पृथक करने को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं।
आजकल चक्रणकर्ता रिसाइकल अपशिष्ट के ढेर से लोहे की वस्तुओं को अलग करने के लिए विद्युत चुम्बक का उपयोग करते हैं। कई उद्योगों के अपशिष्ट में प्राय अनुपयोगी लोहे की कतरनें स्क्रैप आयरन होती हैं। इसे क्रेन में लगे चुंबक का उपयोग करके अपशिष्ट सामग्री के ढेर से अलग किया जाता है। अनुपयोगी लोहे की कतरनों का पुनर्चक्रण करके उन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। मल्ली और बल्ली की छुट्टियां आनंदमय रहीं। उनकी यह मनोरंजक भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। उन्होंने न केवल भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जानने का आनंद लिया, बल्कि पदार्थों को पृथक करने की विभिन्न विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। दालों से छोटे कंकड़ पृथक करना, दही मक्खन दही मथकर मक्खन प्राप्त करना, पके हुए दलिए या पोहे से हरी मिर्च निकालना, तरबूज से बीज निकालना, निर्माण सामग्री के मिश्रित ढेर से लकड़ी के बुरादे और लोहे की कीलों को पृथक करना, माला बनाने के लिए विभिन्न फूलों के ढेर में से गेंदे के फूल चुनना, रेत से कंकड़ पृथक करना, चावल के आटे में से नारियल के टुकड़े पृथक करना, पानी से तेल पृथक करना, नमक के विलयन से नमक पृथक करना, है ना। 2 टोकरियां लें, इनमें से प्रत्येक उन 2 प्रयोजनों में से एक को प्रदर्शित करती है जिनके लिए हम पदार्थों का पृथक्करण करते हैं। 2 दल बनाएं और देखें कि कौन सा दल अधिकतम सही प्रविष्टियां प्रस्तुत कर पाता है। सोचें और आरंभ करें। किसी एक अनुपयोगी अवयव को हटाना, दो भिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करना, है ना। यह क्रियाकलाप आपके इस बोध का आकलन करने में सहायक करेगा कि पदार्थों का पृथक क्यों करते हैं। प्रमुख शब्द मथना, निस्तारण, बाष्पीकरण, बाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन, चुंबकीय पृथक्करण, मिश्रण, अवसादन, छानना, थ्रेशिंग, ओसाई, सृजन करना, योजना बनाना, प्रयोग करना, अन्वेषण करना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, अवलोकन करना, है ना। सारांश। हस्तचयन, हाथ से चुनने प्रक्रिया का उपयोग मिश्रण में से ठोस पदार्थों को उनके अमाप रंग और आकृति के आधार पर पृथक करने के लिए किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीटकर उनमें से अनाज पृथक किया जाता है, थ्रेसिंग कहलाती है। बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज से पृथक करने की विधि ओसाई विनोइंग कहलाती है। एक चालनी का उपयोग करके कणों के अमाप में विभिन्नताओं के आधार पर मिश्रण से ठोस पदार्थ को पृथक करने की प्रक्रिया छानना कहलाती है। बाष्पीकरण या बाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्रव अपने वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसका प्रयोग एक द्रव में घुले ठोस को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। किसी द्रव के तल पर भारी अघुलनशील अवयव के जमा हो जाने की प्रक्रिया अवसादन सेडिमेंटेशन कहलाती है। जब बर्तन को तिरछा कर द्रव को निकाल दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को निस्तारण डिकेंटेशन कहते हैं। निस्यंदन फिल्टरेशन का उपयोग अघुलनशील ठोस अवयवों को द्रव से पृथक करने के लिए किया जाता है। मथनी का उपयोग दही से मक्खन निकालने के लिए किया जाता है। चुंबक का उपयोग करके चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। एक खेल के लिए बुद्धिमान मछली, स्थानीय रूप से उपलब्ध पर्यावरण अनुकूलन सामग्रियों में से अपनी मछली पकड़ने की छड़ी तैयार करें। छड़ी के एक सिरे पर धागा बांधें और धागे के मुक्त सिरे पर चुंबक बांधें। टैंक में 1 लाल गत्ते की मछलियां और टैंक 2 में नीले गत्ते की पर्चियां हैं जिन पर लोहे के क्लिप लगे हैं। छड़ी द्वारा पहले एक लाल मछली निकालें जो किसी पृथक्करण विधि का प्रतिनिधित्व करती है। फिर उसमें इससे संबंधित नीली पर्ची निकालें। अपने मित्र पर ध्यान दें, क्या वे इसे सही ढंग से खेल रहे हैं, है ना। निस्यंदन संघनन, है ना, ये पहले चुंबकीय गुणों से ये है ना, बहुत सारी चीज है। पृथक्करण किस विधि के रूप में हस्तचयन का क्या प्रयोजन है, छटाई, निस्यंदन, बाष्पन, ये सब क्वेश्चन है ना, इनको करते हैं। अभिभावकों के साथ मनोरंजन। हमें अपनी भारतीय विरासत